जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ IBTS। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम एक पहल करने जा रहे हैं। किसकी पहल करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की, राइट। पॉलिटी क्या होता है वो समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर होता है, राइट। क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, पॉलिटी का मतलब होता है जहां पर बात होती है एक समाज को सभ्य समाज बनाने की। क्या कहा मैंने? एक समाज को सभ्य समाज बनाने की। तो ये जिम्मेदारी एक आदमी को नहीं दे सकते, राइट। क्योंकि आदमी जो है, अगर मैं प्लाटो की सुनूं तो आदमी तो कहीं ना कहीं लालची है, और ये सत्य भी है। तो ये जिम्मेदारी दी जाती है संस्थान को, ठीक है। और एक संविधान भी आपका संस्थान है। तो संविधान में आप जानते हैं कि वो एक समाज को सभ्य समाज बनाता है। कैसे बनाता है? नियमित और विनियमित कर, यानी कि वाया रूल्स एंड रेगुलेशन। तो पॉलिटी में हम रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ही पूछते हैं, जिसके द्वारा शासन प्रशासन चलता है। दूसरी बात अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की करूं, देखिए पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी जो बातें हैं वो हमने समझनी होती है। जैसे हम उसमें विचारों की बात करते हैं, जो फिलॉसफीज होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो विचारधाराएं होती हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और वो एक पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि हम उसमें साइंस लगाते हैं। तो साइंस का मतलब होता है वहां पर हम एक एम्पेरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एम्पेरिकल अप्रोच क्या होती है? एम्पेरिकल मतलब होता है जहां पर हम उसको सिद्ध करते हैं, राइट। तो फिलहाल हम पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इंडियन पॉलिटी में। अब ये हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्यों जरूरी है? मैं तो बोलूंगा कि ये सभी के लिए जरूरी है, परंतु एस्पिरेंट्स के लिए इससे जरूरी है क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, वनडे के पेपर कोई भी उठा लीजिए, राइट। और वनडे से मेरा तात्पर्य है चाहे वो SSC के पेपर हो, CGL के पेपर हो, इवन बैंकिंग के पेपर हो, सभी में ये काम आएगा। और वैसे ही अगर मैं आपके सिविल सर्विसेज की बात करूं, अगर मैं एक राज्य स्तर की PCS की बात करूं, तो किसी भी राज्य का हो वहां पर इसका काफी वेटेज रहता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। और वहीं पर अगर मैं UPSC की बात करूं तो वहां पर तो आप सभी जानते हैं, जैसे GS2 पेपर होता है, और आपका जो एक ऑप्शन है PSIR वो भी इसमें कवर होता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं इस विषय का क्या महत्व है। और शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं, यह विषय एक तजुर्बे के आधार पे भी, तजुर्बे पे भी ये निर्भर करता है। अगर तजुर्बा है तभी इसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं करूं अपने 5 वर्ष के अनुभव के पश्चात, 2 बार मेंस लिखने के पश्चात आपको ये विषय में कुछ पढ़ाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं मैं आपको क्या दे सकता हूं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं IBTS के माध्यम से। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए, राइट। तो यहां पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, राइट। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप सोचेंगे कि हिंदी में नहीं है। देखिए, आपको निश्चिंत रहें, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। ये एक इंट्रो वीडियो है, इसीलिए इसमें मैंने दोनों भाषाओं को इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो हिंदी माध्यम के हमारे बालक बालिकाएं हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। और आगे बढ़ने से एक बात और, मेरा जो भी स्लाइड आएगी उसमें आप देखेंगे पिक्चर भी देखेंगे, राइट। क्योंकि मेरा यह मानना है जो हम देखते हैं उसके द्वारा भी हम काफी कुछ सीखते हैं, हमारा माइंड काफी सीखता है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी पिक्चर होंगी स्लाइड में उसका महत्व होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक पिक्चर आपको दिख रही है, ये कोई कहीं का फ्लैग है, ये कहीं का झंडा है। वो कहाँ का है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो वोटिंग एज है, जो वोट देने की उम्र है वो पूछी गई है। पहले वो 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान में 18 वर्ष है। तो वो किस संशोधन से हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन, जो 1988 में हुआ था, जो लागू 1989 में हुआ था। उसके द्वारा ये उम्र जो है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बात है संविधान में संशोधन की। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से ली है? वो हमने ली है उसी देश से जहां पर आपको ये झंडा दिख रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और क्वेश्चन देखने से पहले आइए, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन की वजह से एक मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी जो हिमाचल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि सिविल सर्विसेज है उसका बैच ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। और ऑलरेडी एक इंक्वायरीज आ रही हैं। और आप भी देर ना करें, अगर ये सेशन आपको पसंद आते हैं तो फटाफट
दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, अपना डेमो बुक कराएं, और डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखना है। और हमारी जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड से हमारा तात्पर्य है आपको ये ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा, राइट। यानी कि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी मिलेगा, और साइमल्टेनियसली वही लेक्चर्स हमारे लाइव भी रहते हैं और रिकॉर्डेड भी रहते हैं। तो ये हाइब्रिड हमारा स्ट्रक्चर है, राइट। तो आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडेड द प्रियम्बल, यानी कि इसमें पूछा गया है जो हमारी प्रियम्बल है, हिंदी में जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 जैसा कि जो ऑलरेडी जानता है, आप जानते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 से 1977 तक लगी थी, तो उसी के मध्य ये एक संशोधन किया गया था। और इस संशोधन को कहीं ना कहीं एक और नाम दिया गया, क्योंकि इसमें इतने नियम हो गए कि इसको एक उपाधि दी गई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो आप कहेंगे 42वें संशोधन को। तो यहाँ पर देखिए 3 शब्द पूछे गए हैं, कौन कौन से जोड़े गए थे। तो इसमें सोशलिस्ट जी बिल्कुल जोड़ा गया था, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष बिल्कुल जोड़ा गया था, इंटेग्रिटी अखंडता बिल्कुल जोड़ा गया था, फ्रेटर्निटी पहले से था, मतलब जब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था तब से ये प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 2 3, और नीचे हम विकल्प देखते हैं तो राइट आंसर है इसका बी फॉर बॉय, राइट। और यहाँ पर आप देखिएगा जो सेक्युलर है, जिसे बहुत सारे विद्यार्थी धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, आपने उसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहना है, उसको पंथ निरपेक्ष कहना है। अब ये क्यों बदला है, क्या बदला है, तो बहुत जल्द IBTS के माध्यम से आप YouTube चैनल पे देखिएगा, हमारे पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर आ रहे हैं, जिसमें हम नेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। जब नेट का सिलेबस कवर होता है तो ऑलरेडी आपका, चाहे वो नेट हो, चाहे वो सेट हो स्टेट लेवल का, चाहे वो आपका PGT हो, TGT हो, सब कवर हो जाएगा। तो आप उसको जरूर देखिएगा हमारे YouTube चैनल पे। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे, राइट। हर क्वेश्चन को डिस्कस हम आने वाले समय पर करेंगे, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। और ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, ये UPSC लेवल का क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें कुछ घटनाएं बता रखी हैं, जैसे 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, मिनर्वा मिल केस हुआ था 1980 में, प्रेमबल में अमेंडमेंट हुआ था आपके 1976 में, और केशवानंद भारती केस था 1973 में। तो इस तरह से जब मुझे वर्ष याद रहते हैं इन घटनाओं का, तो उसको मैं एक अनुक्रमांक में यानी कि क्रोनोलॉजी में लगा सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से प्रश्न आपको मिलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रश्न है, चाहे वो वनडे के एग्जाम है, चाहे वो आपके UPSC लेवल के एग्जाम है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, राइट। तो आइए देखते हैं, एक शुरुआत करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन में आपके समक्ष ऐसा लाया हूं, जिसमें जैसे कि एलाइड के पेपर्स होते हैं या कहीं पर हमें मीन्स भी लिखना पड़ता है, तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखते हैं। जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसको समझाइए। ये आपका जो अनुच्छेद 1 है उसमें इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, वो हमें समझाना होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, हिंदी मीडियम वाले ना घबराएं। अब आप देखिएगा, इसमें हिंदी भी आपको दिख रहा होगा कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, कथन को व्याख्या कीजिए, राइट। तो यहां पर देखिए संघ होगा। अब संघ होगा से क्या इसका कोई विकल्प है? हाँ जी है विकल्प। जैसे परिसंघ, संघ और परिसंघ, भारत परिसंघ भी हो सकता था, पर भारत ने संघ होना ही सही समझा। और परिसंघ कहां दिखता है हमें? वो USA में दिखता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन कहते हैं, राइट। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, आज इंट्रो है तो थोड़ा स्टार्टिंग कर लेते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, क्या एक तरीका होगा पढ़ाने का, और वास्तविकता से जोड़ के ही पढ़ाया जाएगा, तभी आप एक अच्छे लेवल पे कंपटीशन फेस कर पाएंगे। देखिए, एक बच्चों का पढ़ना अलग होता है, जो एकेडमिक पढ़ाइयाँ होती हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि उसको वास्तविकता से उतना नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि अभी वो सीख रहे होते हैं बच्चे। पर जब हम एस्पिरेंट्स होते हैं, जब हम नौकरी की तलाश में होते हैं, तो हमारी पढ़ाई का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि सीखना तो वहाँ पर भी है, परंतु जो सीखी हुई चीज़ है उसको क्या हम समाज में अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे संविधान है, और संविधान में जो सही में लिखा हुआ है, जो बिल्कुल बिना एडिटिंग के, वो इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे आर्टिकल 1 आप देखेंगे, आर्टिकल 1, और सबसे पहले आपको पार्ट 1 भी दिख रहा होगा। पार्ट 1 में आपको क्या दिखेगा? इसमें आपके 4 आर्टिकल हैं, याद रखिएगा। पार्ट 1 भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 4, जो बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, आपको आर्टिकल 1 में क्लॉज 1 दे रखा है। क्लॉज 1 मतलब आर्टिकल 1 के अंदर जो 1 2 3 आपको दिख रहा है, तो यहां पर 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या कह रहा है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो देखिए, इंडिया डेट इज भारत, यानी कि अब इसको समझेंगे कैसे? इसको समझेंगे हम ऐसे, क्योंकि दिन का महत्व तभी होता है जब हमें रात का ज्ञान होता है, राइट। तो यहां पर देखिए, इंडिया डेट इज भारत, तो यहां पर हिंदुस्तान भी तो लिख सकते थे। तो संविधान सभा की बैठक थी, कुछ लोग जो एक धर्म से ज्यादा जुड़े थे, तो वो चाहते थे, क्योंकि ग्रंथों में, भारत के जो ग्रंथ हैं उनमें भारत शब्द लिखा गया था, तो बहुत सारे लोग
जो अपनी भूमि से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, थोड़े कट्टर होते हैं, उन्होंने कहा भारत नाम होना चाहिए। वैसे ही कुछ लोग थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने कहा इसका नाम इंडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पूरे विश्व में, क्योंकि उस समय आप जानते ही हैं, देखा जाए तो 70% देश जो थे वो ब्रिटिश कॉलोनी के अधीन थे, तो ज़्यादातर भारत को भारत नाम से नहीं जानते थे, विश्व स्तर पे इंडिया नाम से जानते थे। इसीलिए बहुत से लोग इस पक्ष में थे कि नाम होना चाहिए इंडिया, क्योंकि लोग ऑलरेडी जानते हैं विश्व में। तो देखिए, चाहे भारत है उसमें एक धार्मिक महत्व था, धार्मिक तर्क था, और इंडिया जिसमें एक लॉजिकल तर्क था। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही तर्क जो थे वो कहीं ना कहीं सही थे। तो इसीलिए अंत में ये निर्धारित किया गया कि जो हमारा देश है उसका नाम रहेगा इंडिया, डेट इज भारत। दोनों ही पक्षों को समर्थन किया गया, इसीलिए हमें मिलता है इंडिया, डेट इज भारत। अब हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि हिंदुस्तान का जो तर्क दिया गया वो ये दिया गया, अगर हम हिंदुस्तान रखेंगे और उसकी संधि विच्छेद की जाएगी तो वो निकल के आएगा हिंदू प्लस स्थान। क्या निकल के आएगा? हिंदू प्लस स्थान। तो इसीलिए आगे चलकर हो सकता है कि जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टीज होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो इस शब्द का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आगे चल के इसको ऐसा प्रेडिक्ट कर सकती है, ऐसा इंटरप्रेट कर सकती है, ऐसी व्याख्या कर सकती है कि ये हिंदुओं का स्थान है। तो इस बात का ध्यान दिया गया, इसीलिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका एक और कारण है, क्योंकि हिंदुस्तान जो शब्द है वो भारत का मूल शब्द नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, अरब जो थे वो भारत में आए थे। ठीक है, जैसे आप जानते ही हैं, पहला अरब का जो शासक था जिसने भारत में आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो अरब जो थे भारत से व्यापार करते थे, और इसी तरह से उन्होंने इसका नाम, क्योंकि अरब में जो एस होता है वो उनका साइलेंट होता है, तो इसीलिए वो एस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो वो एच लगा देते हैं। तो इसीलिए सिंधु नदी के पास रहने वाला जो स्थान है उसको कहना चाहिए था सिंधु प्लस स्थान, परंतु अरब जो थे वो एस को अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, तो इसीलिए शब्द आया हिंदुस्तान। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जो मूल शब्द है वो हिंदुस्तान नहीं है। तो इसीलिए हिंदुस्तान शब्द को, ये दो कारण, पहला हिंदू प्लस स्थान, उसको गलत व्याख्या हो सकती थी, दूसरा ये मूल जो है भारत का नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। राइट, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि क्या हमने पढ़ना होता है, किस तरह से पढ़ना होता है। राइट, ये आप देख पा रहे होंगे। एक थोड़ा और देख लेते हैं। अब ये जो अनुच्छेद 1 है जो हमने देखा यहाँ पर, ये वाला, इसको देखिए, इसकी व्याख्या कैसे है। इसको एक सिंपल तरीके से, यहाँ पर हमें आर्टिकल 1 में दो बातें दिखती हैं। सबसे पहला नाम जो हमने भी डिस्कस किया, इंडिया, डेट इज भारत। हिंदुस्तान कहीं पर भी संवैधानिक नाम नहीं है, ये बात अपनी याद रखनी है। और दूसरा, यहाँ पर राजनीति कैसी है, पॉलिटी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटी कैसी दिखती है, हमें दिखता है, एक बार मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, इंडिया, डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन होगा। अब यूनियन से ही मिलता जुलता शब्द क्या है? फेडरेशन, यानी कि भारत फेडरेशन नहीं होगा। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो फ्रेशर है। देखिए, आपके संविधान जब लागू हुआ था उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे जब लागू हुआ था। लागू होने से मेरा तात्पर्य है 26 जनवरी 1950 को। आज की अगर मैं बात करूं, आज की स्थिति यह है कि जो अनुसूचियां 8 हुआ करती थी आज वो 12 हो चुकी है। राइट, ये बात आपने याद रखना। और भाग की बात करूं, भाग भी बढ़ चुके हैं, 22 भाग नहीं है, अब 25 से है, और वो बढ़ते रहते हैं। और अनुच्छेद जो हैं आज वो 465 से भी ज्यादा है, यानी कि अनुच्छेद बढ़ते जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि तकनीक बढ़ती जाएगी तो संविधान का आकार भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितनी हम नए नए आविष्कार करेंगे उससे संबंधित नियम लाने पड़ेंगे। राइट, तो यहां पर जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। अब मैं बात करूंगा अनुसूची की। तो अनुसूची, अगर मैं 7 की बात करूं, 7th शेड्यूल की बात करूं, वहां पर हमें दिखता है शक्तियों का विभाजन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा, वहां पर आपको 3 प्रकार की अनुसूचियां दिखती हैं, लिस्ट दिखती है। सबसे पहली है आपकी सेंट्रल लिस्ट, राइट, यानी कि संघ सूची। दूसरी है आपकी स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। अर्थात सिंपल सा है, जो आपकी केंद्र सूची है वहां पर सिर्फ कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में केवल कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकारें। और जो आपकी समवर्ती सूची है वहां पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, चाहे वो केंद्र है चाहे वो राज्य। अब देखिए, यहां से हमें पता चलता है कि डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर, जैसे अगर जमीन का जो मुद्दा है, जमीन आता है राज्य सूची में, तो जमीन से संबंधित कानून केवल कौन बनाता है? राज्य बनाते हैं। आमतौर पर, अंडरलाइन करिएगा, आमतौर पर, ठीक है,
उसको आगे हम देखेंगे मैंने ऐसे क्यों बोला है। फिलहाल इतना याद रखिएगा, जमीन से संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य। वैसे ही अगर मैं डिफेंस की बात करूं, क्योंकि केंद्र सूची का विषय है, तो केंद्र से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र, माफ कीजिएगा, डिफेंस से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र। ये बात आपने याद रखनी है। वैसे ही अगर मैं नॉलेज की बात करूं, यानी कि एजुकेशन की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, तो वहां पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, क्योंकि वो एक समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का विभाजन हमें दिख रहा है, अपनी अपनी शक्तियां हमें दिख रही हैं, वो तो एक फेडरेशन का हिस्सा है। क्योंकि फेडरेशन को जब मैं परिभाषित करता हूं, फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, जो कि अनुसूची 7 स्केड्यूल 7 में दिखाती है। पर फिर भी हमने हमारे अनुच्छेद 1 में भारत को फेडरेशन ना दिखाकर यूनियन दिखाया है। ऐसा क्यों? इसमें बहुत अच्छा तर्क देते हैं B.R. अम्बेडकर। जब संविधान सभा की बैठक होती है तो वहां पर काफी लोग कहते हैं, भैया जब हमारा फेडरेशन संरचना स्ट्रक्चर फेडरेशन है, क्योंकि अनुसूची 7 बैठी हुई है, जैसे कि हमारा PM है तो CM भी है, तो इस तरह से अगर है तो फिर हम फेडरेशन क्यों नहीं कह रहे हैं, हम इसको यूनियन क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पर बहुत अच्छी टिप्पणी B.R. अम्बेडकर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, अगर इसकी तुलना USA से करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पर आप देखेंगे 1776 में अमेरिका आजाद होता है। वहां पर जो 13 प्रांत है वो मिलकर आपसी समझौते के द्वारा क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। क्या कहा मैंने? 13 प्रांत USA के मिलकर आपसी समझौते यानी कि एग्रीमेंट से क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। वैसे ही भारत की बात करूं, भारत की तुलना करूं, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो भी प्रांत बनाए गए थे उनके साथ कोई भी समझौता नहीं हुआ था। संघ ने प्रांत बनाए थे भारत में, प्रांतों ने संघ को नहीं बनाया था। यह बात आपने याद रखनी है। इसीलिए भारत में जो राज्य हैं, यानी कि जो प्रांत हैं, वर्तमान में जैसे 28 राज्य हैं, उनके पास कतई ये शक्ति नहीं है कि वो संघ से अलग हो पाए। उनके पास कतई शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। और वहीं पर अगर तुलना करें अमेरिका से, वो आज भी क्या कर सकते हैं, उनमें से जो 13 प्रांत हैं उनके कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि समझौता है, एग्रीमेंट है। तो भारत में यह बात ध्यान रहे राज्यों को, यानी कि प्रांतों को, इस बात के लिए जो आपका अनुच्छेद 1 है उसमें साफ लिखा है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। वो यूनियन है, वो संघ है, फेडरेशन नहीं है। यह बात याद रखना। इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने यह बात बड़ी खूबसूरती से समझाई। तो इस तरह से देखिए हमने पढ़ना होता है, राइट। अब देखिए ये बात B.R. अम्बेडकर साहब ने बोली है। तो जैसे कि आप में से कोई अगर मेंस लिखना चाहता है तो इस तरह के शब्द आप रख सकते हैं। देखिए टूरिज्म मैंने बता दिया है, इन्होंने ये कहा था किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, इस तरह से, राइट। तो ये बात हमने देखी है, राइट। आगे देखेंगे जैसे इसमें टेरिटरी की बात है, यूनियन टेरिटरी की बात है, ठीक है। अब टेरिटरीज क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, वो हम देखेंगे, राइट। पूरी बातें देखेंगे, क्योंकि आज ये इंट्रो वीडियो है तो मैं बहुत लंबा इसको नहीं बताना चाहता, बस बताना चाहता हूँ किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। और यहाँ पर आइए देखते हैं। अब आप देखिए इस तरह से ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक अगर मैं इसको ज्यादा स्पेसिफाई करूँ, आपको क्या क्या दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेगी, ऑनलाइन करंट मिलेगा, अफेयर मिलेगा, डिजिटल मैगजीन मिलेगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का हमारी टीम अपनी अपनी जो एक एक्सपर्ट टीम है वो अपने लेवल पे काम करती है, राइट। तो इस तरह से आप देखते हैं ये आपका जो एंड्रॉइड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ये बारकोड स्कैन कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और उसका बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है हमारी एप्लीकेशन। और ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। इस तरह से जितना भी इसमें रैंक नंबर 1, और यहाँ पर आप राइट साइड देखिए, इट्स अबाउट द पिक्चर, राइट। देखिए इस पिक्चर में हम सब आना चाहते हैं, राइट, हम सब आना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको क्या चाहिए? सबसे पहला पैसा नहीं, सबसे पहला चाहिए आपकी सोच। जब आप सोचते हैं उसी के बाद आप कार्य करते हैं। याद रखिएगा, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी कि जो आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सोच रखनी है। फिर हम बैठे हैं, अपने पूरा जो हमने प्रयास है, जो हमारी सफलताएं हैं वो आपके साथ शेयर की जाएगी, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व की जाएंगी, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, विजिट करिए www.ibtsindia.com पे और ये कॉल करिएगा। और हमारे देखिए किस तरह से कितने चैनल्स के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह से, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक जो इंट्रो सेशन है आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो कमेंट करिए। देखिए कमेंट अगर आप पॉजिटिव करते हैं, सकारात्मक करते हैं, तो हमें वो प्रोत्साहित करता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। अगर आप नकारात्मक करते हैं, अगर वो तर्कपूर्ण है, तो हमें और सुधारने का मौका मिलता है। तो कमेंट करिए, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।